नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुमन कुमार, सहायक प्राध्यापक पशु अनुवांशिकी एवं प्रजनन विभाग, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं अपने कोर्स पशुपालन एक तकनीकी दृष्टिकोण में। आज हम लोग हैं पहले सप्ताह के दूसरे लेक्चर में, और जो आज का लेक्चर टॉपिक है वो है पशु पालतूकरण और पशुपालन का इतिहास। तो पशु पालतूकरण है क्या? इसमें जो एक वाइल्ड एनिमल है उसको हम जो ह्यूमन इंटरवेंशन से एडप्ट किया जाता है और उनकी ब्रीडिंग, फीडिंग सब कुछ ह्यूमन के द्वारा कंट्रोल की जाती है। और ह्यूमन ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो यूज हैं वो इनसे पूरी हो सके। ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब कि अगर जो एनिमल वाइल्ड से डोमेस्टिकेटेड हुआ है वो वापस डोमेस्टिकेटेड से वाइल्ड नहीं हो सकता। डोमेस्टिकेशन इंक्लूड्स टेमनेस, हम पहले उसको कंट्रोल करते हैं। रेजिंग द एनिमल्स इन कैप्टिविटी, उनको हम कैप्टिविटी में उनको रेज करते हैं। उसके बाद उनकी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन सब कुछ ह्यूमंस अपने कंट्रोल में रखते हैं। और उससे ह्यूमंस को क्या फ़ायदा मिलता है? तो उन्हें मिलता है एनिमल्स का प्रोडक्ट और उनकी सर्विसेज, जैसे कि फूड के लिए मिल्क, मीट, ट्रांसपोर्ट या लेबर इत्यादि जो यूटिलिटीज हैं। पशुओं का पालतूकरण की शुरुआत कब हुई? तो हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि पैलोलिथिक या ओल्ड स्टोन पीरियड, जो कि आज से 2.5 मिलियन ईयर्स पहले से लेकर के आज से करीब करीब 12,000 साल पहले तक का जो समय है वो है ओल्ड स्टोन एज। उस समय जो ह्यूमंस थे वो हंटर्स थे, वो शिकार करते थे। उनके पास पत्थर या फिर हड्डियां होती थी। उस समय आग का आविष्कार भी हुआ, लेकिन उस समय वो खेती नहीं करते थे। उस समय शिकार करने के लिए एज ए कंपेनियन या हंटिंग कुत्तों को डोमेस्टिकेट किया गया। ये समय करीब करीब आज से 10,000 से 40,000 साल पहले की बात है। फिर आता है न्यू स्टोन एज, दैट इज न्यूलिथिक पीरियड, जो कि आज से 10,000 से 3,000 बीसी है। उस समय क्या हुआ, जो हमारे जो हंटर्स, जो आदि मानव थे, वो पॉलिश्ड और ग्राउंड स्टोन और बोन का यूज करने लगे वेपन्स में। धीरे धीरे वो एक जगह पे रहने लगे। उसके बाद उन्होंने खेती शुरू की और धीरे धीरे बाकी स्पीसीज का भी डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ, जैसे कि कैटल, शिप, गोट इत्यादि। मेथड्स ऑफ डोमेस्टिकेशन, जो मनुष्यों ने ये पालतूकरण मुख्यतः 2 तरीकों से किया। पहला है इम्प्रिंटिंग मेथड। उसमें उन्होंने क्या किया कि जो डिफरेंट स्पीसीज के जो छोटे जो नवजात बच्चे थे जो एनिमल्स के, उनको वो घर ले आते थे, उनको खिलाते थे, उनकी केयरिंग करते थे। ऐसा करने से उनके साथ जो ह्यूमंस का जो है एक सोशल बॉन्ड डेवलप हो जाता था और वो डोमेस्टिकेट हो जाते थे। अगर उन्हें दूध की जरूरत होती थी तो किसी दूसरे स्पीसीज का दूध को वो उनको पिलाते थे। दूसरा जो तरीका है हंगर सिंपैथी मेथड। इसमें मानव जो थे वो गड्ढे खोदते थे, उसमें या तो पशु खुद से गिर जाते थे या तो फिर उन्हें केयरफुली गिराया जाता था। और कुछ दिनों तक जब वो पशु उस गड्ढे में गिरे होते थे तो उन भूख लगती थी तो वो उन्हें खाना देते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो पशु था वो उस इंसान को पहचानने लगता है। उसके बाद वो उसे घर लाते थे और उसे कैप्टिविटी में रखते थे और उनका फिर से फीडिंग करते थे, उनका केयर करते थे। तो उसके बाद वो जो पशु है वो डोमेस्टिकेट हो जाते थे। तो इन 2 विधि, इम्प्रिंटिंग और हंगर सिंपैथी मेथड से पशुओं का पालतूकरण हुआ। स्टेज और ऑर्डर ऑफ डोमेस्टिकेशन, किस ऑर्डर में पशुओं का पालतूकरण हुआ होगा? तो हम इसे मुख्यतः 4 स्टेज में देखते हैं। पहला है प्री एग्रीकल्चर पीरियड, जब कृषि का आविष्कार नहीं हुआ था। जो मानव थे वो हंटर थे, वो शिकार करते थे। उस समय शिकार के समय उनके कंपेनियन एनिमल्स थे डॉग मनुष्य के जो रेसिडेंशियल एरिया है वहां पर आकर्षित हुए। किस लिए? तो वेस्ट फूड के लिए। जो मनुष्य के द्वारा जो फूड छोड़ा जाता था उसकी खोज में कुत्ते मनुष्यों के पास आए और मनुष्य के साथ वो कंपेनियन हो गए और साथ में वो हंटिंग भी करते थे। और मनुष्य को अगर जो फूड चाहिए होता था तो उसके शिकार के लिए उन्होंने शिप गोट का शिकार करना शुरू किया, क्योंकि ये आसानी से टेम किए जा सकते थे।
बाद में आया एग्रीकल्चर पीरियड। तो अर्ली एग्रीकल्चर पीरियड में जैसे खेती का आविष्कार हुआ तो क्रॉप डिस्ट्रॉयर एनिमल्स भी आए, जैसे कि कैटल, बफेलो, पिग, याक, जो इंसानों ने उनका पालतूकरण किया। उसके बाद आए वैसे एनिमल्स जिनका उपयोग मानव को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए या फिर लेबर पर्पस के लिए करना था, जैसे कि हॉर्स का ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कैमल का भार वहन के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इन पशुओं को डोमेस्टिकेट किया गया। और सबसे लास्ट में आए पेस्ट डिस्ट्रॉयर्स, जैसे कि कैट, मंगूज इत्यादि। पाथवेज ऑफ डोमेस्टिकेशन, जो आर्कियोलॉजिस्ट मेलिंडा जेडर थे, उन्होंने 3 ब्रॉड पाथवे दिया है डोमेस्टिकेशन का। जो पहला पाथवे है दैट इज कमेंजल पाथवे, इसको हम सेल्फ डोमेस्टिकेशन भी कहते हैं। इसमें जो पशु थे वो खुद से, जो इंसानों का जो रेसिडेंशियल एरिया है, जो सेटलमेंट है या हट्स है, वहां आते थे इन सर्च ऑफ वेस्ट फूड। और धीरे धीरे मानव ने क्या किया, उनको टॉलरेट करना शुरू कर दिया और वो भी हमारे साथ रहना के आदी हो गए। इसमें इंसानों का जो रोल था वो पैसिव था। इंसानों की तरफ से कोई विशेष प्रक्रिया नहीं की गई। इन पशु अपनी इच्छा से वेस्ट फूड के लिए इंसानों के पास आए, इंसानों ने उन्हें टॉलरेट किया और फिर वो डोमेस्टिकेट हो गए, जैसे कि डॉग, कैट, चिकन। जो दूसरा जो पाथवे है वो है प्रे पाथवे। प्रे पाथवे में इंसान कुछ पशुओं को शिकार करते थे, जैसे कि सीप, गोट। लेकिन धीरे धीरे फॉर स्टेबल फूड सप्लाई, वो चाहते थे कि वो फूड उन्हें हमेशा मिलता रहे, इसीलिए उन्होंने उनका डोमेस्टिकेशन शुरू किया। इसमें ह्यूमन का रोल एक्टिव था। उन्होंने उनकी ब्रीडिंग की और उनको अपने साथ रखने लगे, जैसे सीप, गोट, कैटल, पिग। जो तीसरा पाथवे है वो है डायरेक्टेड पाथवे। ये एक प्लान्ड और इंटेंशनल डोमेस्टिकेशन था। इसमें इंसान अपनी स्पेसिफिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उनकी डोमेस्टिकेशन करना शुरू किया, जैसे कि घोड़ों का ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डंकी का भार वहन के लिए, कैमल का ट्रांसपोर्टेशन और भार वहन के लिए। तो इसमें रोल जो इंसानों का था वो इंटेंशनल था, और जो ब्रीडिंग था वो एक डिजायर्ड ट्रेट्स के लिए था। जहां तक कैटल की डोमेस्टिकेशन का सवाल है, तो जो कैटल हैं वो डोमेस्टिकेट 2 जगह हुए। एक तो फर्टाइल क्रेसेंट एरिया, जो मिडिल ईस्ट, एनाटोलिया और मेसोपोटामिया का इलाका है, जहां पर कि मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई, जो आज का इराक, ईरान, लेबनान और जॉर्डन है। वहां जहां पर ये 10,000 साल पहले डोमेस्टिकेट हुई। और दूसरा इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि भारत और पाकिस्तान में पाई जाती थी। वहां ये दोनों ही जो डोमेस्टिकेशन है वो वाइल्ड ऑरक्स, बॉस प्राइमिजेनियस से हुई। सबसे पहले ये फर्टाइल क्रेसेंट में हुआ ऐसा माना जाता है 10,000 साल पहले, और करीब करीब 8,000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में। ऐसा भी माना जाता है कि दोनों जो ऑरक्स थे, जो फर्टाइल क्रेसेंट में थे और जो इंडस वैली में थे, वो दोनों अलग अलग थे। जो भारत वाला जो ऑरक्स थे वो बॉस इंडिकस थे, जो भारत के थे, जैसे बॉस प्राइमिजेनियस नमेडिकस। भैंसों का पालतूकरण, जो डोमेस्टिक वाटर बफेलो है, बुबेलिस बुबेलिस, इसे हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, रिवर बफेलो और स्वाम बफेलो। रिवर बफेलो मुख्यतः दूध देने वाली बफेलो है। स्वाम बफेलो जिसका उपयोग ड्रॉट पर्पस के लिए किया जाता है। रिवर बफेलो में जो क्रोमोसोम की संख्या है वो 50 होती है और स्वाम बफेलो में ये 48 होती है। तो रिवराइन बफेलो का पालतूकरण भारतीय सब कॉन्टिनेंट में आज से 5,000 साल पहले हुआ, जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता थी। वहीं जो स्वाम बफेलो थे उनका जो पालतूकरण है वो चाइना में हुआ। जो भारत में जो पालतूकरण की गई जो रिवराइन बफेलो थी वो धीरे धीरे चाइना, जापान और मलाया की तरफ गई, जहां पर कि चावल की खेती अधिक होती थी। वहां पर मार्सी या मडी फील्ड्स थे जिसमें राइस की खेती होती थी, और वो वहां आसानी से थ्राइव कर गए। पश्चिम देशों की तरफ भैंसों का विस्तार काफी कम हुआ। ये अभी भी पश्चिमी देशों में कम पाए जाते हैं। बकरियों का पालतूकरण, जो कैप्रा हिरकस है, डोमेस्टिकेटेड गोट,
उनका जो पालतूकरण है सबसे पहले बेजवार आइबेक्स कैप्रा एगरगर्स से वेस्टर्न एशिया में 10,000 साल पहले हुआ, जो इलाका आज का ईरान और टर्की है। भेड़ का डोमेस्टिकेशन वाइल्ड मॉफ्लोन ओविस ओरिएंटलिस से आज से 11,000 साल पहले हुआ, और यह भी फर्टाइल क्रेसेंट एरिया में हुआ जहां मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। इसका एक इंडिपेंडेंट जो डोमेस्टिकेशन है वो मेहरगढ़, जो कि अभी का पाकिस्तान का जो इलाका है, वहां भी बताया जाता है। ये जो सीप और गोट हैं, ये डॉग के बाद डोमेस्टिकेट होने वाली फर्स्ट स्पीसीज थी। डोमेस्टिकेशन ऑफ चिकन। चिकन का डोमेस्टिकेशन रेड जंगल फॉल गैलस गैलस से आज से 7 से 8,000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता वाले इलाके में हुआ। वहां से वो पूर्वी और पश्चिमी देशों में फैल गए, और इसके जो सबूत हैं वो मोहनजोदड़ो के सील से भी मिलते हैं। घोड़ों का डोमेस्टिकेशन। घोड़ों का डोमेस्टिकेशन वेस्ट यूरेशियन स्टेप, जो आज का कजाकिस्तान है, वहां 5,000 से 5,500 साल पहले हुआ। कुत्तों का डोमेस्टिकेशन। कुत्ते सबसे पहले आज से 20,000 से 40,000 साल पहले, जो कि पैलियोलिथिक पीरियड है, उसमें ओल्ड स्टोन एज के समय हुए ग्रे उल्फ्स कैनिस ल्यूपस से यूरेशिया में। डोमेस्टिकेशन ऑफ पिग्स। जो डोमेस्टिकेटेड पिग्स है सुस डोमेस्टिकस, इनका जो डोमेस्टिकेशन है 2 डिफरेंट लोकेशन पे इंडिपेंडेंटली हुआ है। एक तो ईस्टर्न एनाटोलिया में, जो आज का टर्की देश है, और दूसरा ईस्ट एशिया में, नॉर्मली चाइना में, आज से 9,000 साल पहले। मिथुन। मिथुन का डोमेस्टिकेशन इंडिया चाइना या इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे हुआ आज से 6 से 8,000 साल पहले। उनके डोमेस्टिकेशन की 2 मुख्य जो थ्योरीज हैं, उसमें एक तो चूंकि मिथुन जो है वो गौर के जैसे दिखते हैं, तो ऐसा माना गया कि मिथुन जो है वो गौर का ही डोमेस्टिकेटेड वर्जन है। दूसरा एजम्पशन ये भी है कि मिथुन जो है वो गौर और कैटल उसका क्रॉसब्रेड है, लेकिन जो पहला हाइपोथेसिस है वो ज्यादा माना जाता है। ऊंटों का डोमेस्टिकेशन। ऊंट मुख्यतः 2 तरह के हैं, सिंगल हम्प्ड जिन्हें हम ड्रोमेडेरियन कैमल कहते हैं, दूसरा डबल हम्प्ड कैटल जिसे हम बैक्टेरियन कैमल कहते हैं। इनका डोमेस्टिकेशन आज से 4,000 साल पहले हुआ। ड्रोमेडेरियन या सिंगल हम्प्ड कैमल अरब या नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीकन रीजन में इजिप्शियन सभ्यता के विकसित होने के समय हुए, और जो डबल हम्प्ड कैमल थे उनका पालतूकरण ईरान और गोबी डेजर्ट में किया गया। भारतीय माइथोलॉजी और जो वैदिक पीरियड में कई जगह जिक्र है जहां पर कि पशुओं का डोमेस्टिकेशन, पशुओं का जो पालन से संबंधित कई जानकारियां मिलती हैं। जब आर्यंस आए थे भारत में, तो वो उनके लिए जो गाय था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। गाय का एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वैल्यू था। उसके लिए जो वो युद्ध करते थे उसे गविष्ठी कहते हैं। ऋग्वेद में भी गायों का बहुत जिक्र है। गायों को वेल्थ, स्ट्रेंथ देने वाली माना गया है। कामधेनु का भी जिक्र है, जो कि मदर ऑफ ऑल काउ है, जिसका जिक्र पुराणों में मिलता है। काम मीन्स डिजायर एंड धेनु मीन्स टू फुलफिल। तो जो गाय आपके सभी डिजायर को पूरी करती है वो है कामधेनु। जो यम गॉड ऑफ डेथ है, उनका जो वाहन है वो भैंस को माना गया है। गाय को अघन्य माना गया है, जिसका मतलब होता है कि इसे मारा नहीं जाना चाहिए। अथर्ववेद में गायों के बीमारियों के इलाज से संबंधित कई आयुर्वेदिक और हर्बल मेडिसिन का जिक्र है। नंदी या ब्रीडिंग बुल को कैसे सेलेक्ट करना है, उन कौन कौन से बॉडी के कैरेक्टर्स या मदर्स के मिल्किंग हिस्ट्री के बेसिस पर उसका भी जिक्र मिलता है। उनका ये सब जिक्र मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। कृष्ण के एरा के समय गौ पालन और गौ संरक्षण दैट इज कंजर्वेशन, कैटल हस्बेंड्री और कैटल कंजर्वेशन प्रैक्टिस किया जाता था। कृष्ण को गोविंदा नाम भी दिया गया है क्योंकि वो गायों के रक्षक थे।
और उस समय गोपाष्टमी भी मनाया जाने लगा, जिसमें गायों की पूजा की जाती है। महाभारत के समय से ही गायों का रिकॉर्ड का मेंटेनेंस, लाइव स्टॉक का सेंसस शुरू किया गया। महाभारत में जो पांडवों में जो नकुल थे, वो हॉर्स के ब्रीडिंग, ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट में एक्सपर्ट थे, इसका जिक्र मिलता है। हड़प्पा जो पीरियड है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वहां से हमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे में कई चीजें मिली हैं, जिससे ये पता चलता है कि उस समय कई स्पीसीज भारत में पाई जाती थी और उनका डोमेस्टिकेशन हो चुका था। जैसे सील्स मिले, पेंटिंग, पॉटरीज, टॉयज मिले, जिससे हमें उस समय यूज में होने वाली डिफरेंट स्पीसीज का पता चलता है। एनिमल्स इन एंशिएंट इंडियन लिटरेचर, कई लिटरेचर में भी जिक्र है, जैसे कि सालिहोत्र ने एक किताब लिखी है आयुर्वेद, जिसके अंदर सालिहोत्र संहिता है। इसमें उन्होंने घोड़ों के डिफरेंट डिजीज का जिक्र किया है। इसमें एक अच्छे और एक खराब घोड़ों की क्या क्वालिटी होती है, उनका कलर, उनका शेप, उनकी आंखें, उनके बाल का जिक्र है। उनके डिफरेंट डिजीज और उनके ट्रीटमेंट का भी जिक्र मिलता है। उसी तरह पालकप्य ने हाथियों के इलाज से संबंधित एक किताब लिखी, जिसे हम गज आयुर्वेद या हस्ती आयुर्वेद कहते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नॉर्मल या युद्ध के समय या अकाल के समय हाथियों का क्या फीडिंग होना चाहिए, उनका डाइट कितना उनको खाना दिया जाना चाहिए। पाणिनि ने अपनी किताब अष्टाध्यायी में 4 तरह की गोवंश का जिक्र किया है, उनके उपयोगिता के आधार पर। जैसे कि हलिक फॉर प्लॉइंग, खेत जोतने वाले जो कैटल थे उनको हलिक नाम दिया गया। काटिंग करने वाले को सकट नाम दिया गया। चैरियट पुलिंग, जो रथ को खींचने वाले को रथ नाम दिया गया। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज में होने वाले कैटल को सैरिका नाम दिया गया। मौर्यन पीरियड, जो कि आज 400 से 300 बीसी के बीच का समय है, 4th सेंचुरी बीसी, उस समय अशोक ने कई वेटनरी हॉस्पिटल बनवाए। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वैज्ञानिक एनिमल हस्बेंड्री का जिक्र मिलता है और उन्होंने कैटल मैनेजमेंट सिस्टम का एक पूरा डिटेल्ड विवरण दिया है। उस समय एक चीफ सुपरिटेंडेंट होता था और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी लाइव स्टॉक स्पीसीज। वो काउ हर्ड्स और मिलकर अपॉइंट करता था। उसका काम था कि डिफरेंट हर्ड्स ऑफ कैटल का रिकॉर्ड मेंटेन करना, कितने एनिमल्स हैं, कितने लॉस हुए, कितने मर गए, कितना मिल्क प्रोड्यूस हुआ, कितना घी और अदर मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए। जो ड्रॉट एनिमल्स थे उनका जो फीड डाइट या न्यूट्रिशन था, वो भी कितना दूध देती है और उनको कितना काम करती है, उसके अनुसार उनको खाना कितना दिया जाना चाहिए, उसका जिक्र है। एनिमल वेलफेयर का खास जिक्र है। अगर कोई मनुष्य इन पशुओं को कोई पीड़ा देता था, उनको मारता था या उनकी चोरी करता था, उसके लिए सीरियस पनिशमेंट था। पशुओं को मारने पर तो मृत्युदंड का प्रावधान था। वेटनरी डॉक्टर्स को भी उसमें पनिश किया जाता था अगर उनसे कोई एनिमल ट्रीट नहीं हो पाता था या तो फिर ट्रीटमेंट के समय वो पशु मर जाता था। उस समय पशुओं के ट्रेनिंग प्रोसीजर भी डिफाइंड थे। पशुओं के आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी थे, जैसे ब्रांडिंग, और उनके ईयर को निकिंग की जाती थी जन्म के कुछ महीनों के अंदर ही। एनिमल ब्रीडिंग भी होती थी। ब्रीडिंग के लिए भी ये पता था कि अगर 100 एनिमल है तो उस पे 5 मेल हॉर्स होंगे, 100 सिप पे 10 रैम, 100 कैटल पे 4 बुल्स होने चाहिए ब्रीडिंग के लिए। घी मेन प्रोडक्ट था काऊ दूध से जो बनाया जाता था। जो काऊ दूध से जो चीज बनता था वो सिर्फ मिलिट्री को दिया जाता था। जो वे निकलता था उसको ऑयल केक में मिक्स करके जानवरों को दिया जाता था। जो एनिमल्स थे नॉर्मली पास्चर्स पे ग्रेज करते थे और ये राजा की ड्यूटी थी कि पशुओं के चारागाह के लिए वो उन्हें जमीन मुहैया कराए। उन्हें यह भी पता था कि बफेलो दूध में वसा की मात्रा ज्यादा होती है और फिर गाय में कम होती है।
अर्थशास्त्र में दूध के लिए बकरियों को पालने का भी जिक्र है, अदर देन गाय और भैंस। सिप को ऊन के लिए पालने का भी जिक्र अर्थशास्त्र में मिलता है। जो मेडिएवल पीरियड है, जो कि 550 एडी से लेकर के 1526 एडी तक का समय है, उस समय जो मुख्य काम है वो पल्लवा, चोला और मुगल राजाओं के द्वारा किया गया। उस समय वेस्टर्न राजस्थान में जो पशु घास चरते थे उन पे घास मारी टैक्स लगाया जाता था। जो कैमल्स जो पत्तियों या दूसरे वेजिटेशन की फीडिंग करते थे, जो कि अदर देन ग्रास, घास को छोड़कर पत्तियां और जो अदर वेजिटेशन पे फीडिंग करने के लिए उन पे पंचाराई टैक्स लगता था। अबू फजल ने अपनी किताब आईने अकबरी में हाथी से रिलेटेड कई इंफॉर्मेशन दी है। भारत में पशुओं का कई त्योहारों में जिक्र है। कई त्योहार इन पशुओं के लिए ही मनाए जाते हैं, जैसे मट्टू पोंगल। ये पोंगल के तीसरे दिन मनाया जाता है। मकर संक्रांति के समय ये त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसमें कैटल की पूजा की जाती है। इसमें कैटल का जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर में, उसको याद करते हैं हम और उनकी पूजा करते हैं। सिमिलरली ऐसा ही एक त्योहार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है। इस त्योहार का नाम है कनुमा। मट्टू पोंगल त्योहार के समय तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का भी आयोजन होता है, जिसमें बुल टेमिंग की जाती है। ये एक तरह का बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है तमिलनाडु में। झारखंड और उड़ीसा में सोहराय त्योहार दिवाली के आसपास मनाया जाता है, जिसमें भी कैटल की पूजा की जाती है, क्योंकि कैटल का रोल एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है इन ड्रॉट पर्पस या प्लॉइंग में। सिमिलरली बिहार और उत्तर प्रदेश में भी दिवाली के आसपास, दिवाली के चौथे दिन गोवर्धन पूजा मनाया जाता है, जहां पर कि गायों की पूजा की जाती है। अब आते हैं हम हिस्ट्री ऑफ एनिमल ब्रीडिंग। 17वीं सेंचुरी तक कोई सिस्टमैटिक मैनर में सिलेक्टिव एनिमल ब्रीडिंग नहीं होती थी। ब्रीडिंग होती थी, लेकिन किसी डिजायर्ड ट्रेट के लिए कैसे एनिमल को सिलेक्ट करना है और उनकी मैटिंग करवानी है, ये चीज नहीं थी। रॉबर्ट बैकवेल, जिन्हें फादर ऑफ एनिमल ब्रीडिंग कहा जाता है, इन्होंने शुरू किया कि कैसे रिकॉर्ड को मेंटेन करना है ताकि हम अच्छे पशुओं का चयन कर सके। ही इंट्रोड्यूस प्रोजेनी टेस्टिंग। उन्होंने क्या किया कि जो अच्छे बुल्स हैं, अच्छे सायर्स हैं, अच्छे मेल्स हैं, उनको उनके प्रोजेनी के परफॉर्मेंस के आधार पर इवेल्युएट करना शुरू किया। उसमें उन्होंने ये नहीं देखा कि ये रिलेटिव भी हो सकते हैं, तो इसके चलते इन ब्रीडिंग भी हुई। तो उन्होंने इन ब्रीडिंग के चलते कुछ डिजायर्ड कैरेक्टर्स को अपने पॉपुलेशन में फिक्स किया। उनका जो एक पॉपुलर आइडिया था, दैट इज ब्रीडिंग द बेस्ट टू द बेस्ट। उन्होंने सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल की ब्रीडिंग कराई, जिसे हम लाइक बिगेट्स लाइक भी कहते हैं, जिससे सुपीरियर प्रोजेनी ही प्रोड्यूस हुई। वो बहुत ही क्रिटिकल थे सिलेक्शन ऑफ ब्रीडिंग स्टॉक में। वो सिर्फ उसका अपीयरेंस नहीं देखते थे, बल्कि उनका परफॉर्मेंस और उनकी प्रोडक्टिविटी का भी खास ख्याल रखते थे। उन्होंने ही न्यू लिसिस्टर सिप डेवलप किया लिंकनशायर ब्रीड से, और जो उन्होंने ब्रीड डेवलप किया न्यू लिसिस्टर सिप, उसकी जो फ्लीस क्वालिटी थी वो बहुत अच्छी थी, और उनका जो शोल्डर था वो बहुत ही फैटी था और वो बहुत ही डिजायर्ड ट्रेट था। उन्होंने ये भी देखा कि जो लॉन्ग हॉर्न कैटल है उसका जो ग्रोथ है वो फास्टर है, और उनकी जो फीड कन्वर्जन इफिशियंसी है वो भी बेटर है देन अदर ब्रीड्स। तो उन्होंने इस लॉन्ग हॉर्न कैटल को डेवलप किया फॉर इफिशिएंट मीट प्रोडक्शन। उनके बाद जो कॉलिंग्स और दूसरे साइंटिस्ट आए और दूसरे लोगों ने उनको कॉपी करना शुरू किया और सिलेक्टिव ब्रीडिंग को दूसरे जो ब्रीड्स और दूसरे स्पीसीज में उनको इंट्रोड्यूस किया। पहला जो हर्ड बुक है वो थॉरोब्रेड हॉर्स का 1791 में इंग्लैंड में पब्लिश हुआ, जिसमें कि उस ब्रीड की पेडिग्री और उनके जो रिकॉर्ड्स हैं उनको मेंटेन किया जाता था। बाद में शॉर्ट हॉर्न कैटल के लिए भी हर्ड बुक डेवलप हुआ 1822 में। बर्कशायर जो पिग्स है उसके लिए पहला इंटरनेशनल हर्ड बुक 1876 में बना। भारत में अगर हम पशुपालन का इतिहास को देखें तो बहुत ही प्राचीन काल से ये होता आ रहा है, जैसा हमने देखा हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय, और उसके बाद वैदिक या आर्यन पीरियड हो, उसके बाद मेडिएवल पीरियड हो, लेकिन कोई
कोई डेफिनेट रिकॉर्ड नहीं मिलता है, कोई रिटन रिकॉर्ड बहुत कम मिलता है, एक जैसे कि अर्थशास्त्र, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, और बहुत ज़्यादा विवरण नहीं है। लाइव स्टॉक सेंसस की जो शुरुआत होती है भारत में वो 1920 के आसपास होती है। उसके पहले ऐसा संभव नहीं हो पाया था क्योंकि जो भारत में जो डिफरेंट जो राज्य थे वो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे, कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाना मुश्किल था। बाद में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने रेड सिंधी और साहिवाल के लिए हर्ड बुक तैयार किया। बाद में हरियाणा, मुर्राह, गिर, कंकरेज, थरपारकर, कंगायाम और ओंगोल ब्रीड्स के लिए भी हर्ड बुक बने। चूंकि भारत में जो इंडिजिनस एनिमल्स थी उनकी प्रोडक्टिविटी कम थी, तो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने रिकमेंड किया कि बाहर से जो विदेशी नस्ल है उनको क्रॉस ब्रीडिंग के लिए यूज किया जाए, ताकि जो देसी नस्ल है उनकी जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ सके। पहला जो वेटनरी स्कूल है वो पुणे में बना। पहला सिविल वेटनरी स्कूल यूपी के बाबूगढ़ में बना। पहला वेटनरी कॉलेज लाहौर में डेवलप किया गया जो कि अब पाकिस्तान में है। उसके बाद बॉम्बे, कोलकाता और पटना में वेटनरी कॉलेज बने। पहला वेटनरी यूनिवर्सिटी फिर तमिलनाडु में बना और दूसरा वेटनरी यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल में। तो अगर हम डिफरेंट माइलस्टोन्स में देखें तो 300 BC में ही, मतलब आज से करीब करीब 2300-2400 साल पहले ही पहला वेटनरी हॉस्पिटल राजा अशोक के द्वारा मौर्यन पीरियड में बना दिया गया। 1794 में पहला घोड़े का स्टड पूसा बिहार में बना। कैमल ब्रीडिंग फार्म 1809 में। कैटल और हॉर्स ब्रीडिंग फार्म भी हिसार में 1815 में डेवलप किया गया। पहला वेटनरी कॉलेज तो लाहौर में, जो कि अब पाकिस्तान में, 1882 में बन गया था। फिर उसके बाद मिलिट्री डेयरी फार्म डेवलप हुआ। पहला मिलिट्री डेयरी फार्म यूपी के प्रयागराज में 1889 में हुआ। फिर 1946 में कोऑपरेटिव मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जिसमें कि जो मिल्क का कलेक्शन था वो और प्रोसेसिंग वो आसान हो गया, जो कि बाद में अमूल बना। धन्यवाद।